वेलकम टू टॉप स्टोरीज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था और उसके बाद ही आज़ादी मिली थी। आज हम भारत और पाकिस्तान के विभाजन से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें जानने की कोशिश करेंगे। जैसे भारत में अंग्रेजी शासन काफ़ी पहले से चलता चला आ रहा था और अचानक से ही भारत की आज़ादी पे एकमतता यानी कि यूनिटी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अंग्रेज हमें डे बाय डे अलग करने का काम हमेशा से ही करते आ रहे थे, जिसमें उन्होंने कई नीतियों का इस्तेमाल किया, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा प्रमुख नीति है और वो भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर रही। वो थी फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो जो नीति थी, इसमें हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाया जाता था और मुस्लिमों के लिए अलग कानून बनाया जाता था, ताकि जब हिंदू मुस्लिम वर्ग को देखे तो उसे ऐसा लगे कि मुसलमानों को थोड़ा बहुत अलग प्रिविलेज दिया जा रहा है, और जब मुसलमान हिंदुओं की तरफ देखें तो उन्हें ऐसा लगे कि हिंदुओं को अलग प्रिविलेज मिल रहा है, जिससे कि उन सब के दिमाग में एक असामान्यता की भावना उत्पन्न हो और वो एक दूसरे के लिए द्वेष की भावना विकसित कर सकें। ईयर 1906 में बहुत सारे मुस्लिम नेताओं की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें एक मुस्लिम लीग का निर्माण किया गया। इस मुस्लिम लीग के उपजने का कारण ये था कि हिंदुओं को जो वरीयता मिल रही है समाज में और नीतियों के तहत, वो मुसलमानों से ज़्यादा है। उस वक्त के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चरम पर थी और मुस्लिम लीग का मानना यह था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है वो फेवर करती है हिंदुओं का, क्योंकि वो उसमें ज़्यादातर जो पार्टी मेंबर हैं वो हिंदू हैं। 1930 में मुस्लिम लीग के एक सम्मेलन में उर्दू के महान कवि, जिनका नाम मोहम्मद इकबाल था, उन्होंने अपने भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी थी। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान या एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं रखी गई थी। और दूसरी तरफ हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, लेकिन कहीं ना कहीं सबको ये बात पता चल गई थी कि आज के समय हिंदू और मुस्लिम का एक साथ रहना असंभव है। 1937 में हिंदू महासभा की एक सम्मेलन जो कि इलाहाबाद में हो रही थी, उसमें विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाषण में कहा कि आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर दो राष्ट्र बन चुके हैं, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम है। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से यानी अपनी एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने का काम किया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत सारे घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा और उनकी मजबूरी बन गई कि होने वाले विभाजन को या दो राष्ट्र की मांग को स्वीकार करें। भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना नाम दिया गया। अब आपने माउंटबेटन योजना तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन 3 जून प्लान बहुत कम जगह सुनने को मिलता है, तो ये पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा लंदन के एक वकील ने निर्धारित किया, जिनका नाम सर रेडक्लिफ था। विभाजन के नियमों के हिसाब से जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे वो हिंदुस्तान में और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में शामिल होने थे। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अपने संसद में पारित कर दिया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना था। यहाँ पे आप सबके मन में ये सवाल आ सकता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी का जो बिल है वो ब्रिटेन ने अपने पार्लियामेंट में
क्यों पारित किया या क्यों पेश किया? रीज़न ये था कि हिंदुस्तान एक ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में डेवलप हो चुका था और अब इसे एक मुक्त राष्ट्र के रूप में काम करना था। भारत में विभाजन की तारीख की घोषणा होते ही मुसलमानों ने एक नई मांग रखी, जिसमें कहा कि हिंदुस्तान में जो ताजमहल है उसे तोड़कर पाकिस्तान में इसका पुनः निर्माण करें, क्योंकि जो ताजमहल बनवाया था वो एक मुस्लिम शासक ने बनवाया था। लेकिन इस मांग ने जोर नहीं पकड़ा और ये मांग दब गई। नहीं तो आज ताजमहल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में होता, या शायद दुनिया में कहीं नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान में ताजमहल टूट जाता, लेकिन पाकिस्तान में बनवाते समय वो टेक्नोलॉजी कहाँ से लाते जो कि ताजमहल बनने में यूज़ हुई थी, जो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है उसे रिटेन कर पाना। वहीं दूसरी तरफ माउंटबेटन दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसलिए भारत को आज़ादी 15 अगस्त को मिली और पाकिस्तान को आज़ादी एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को मिली। अगर दोनों देशों को एक ही दिन आज़ाद किया जाता तो माउंटबेटन कभी भी दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाते। पाकिस्तान एक अलग देश बना था, उस वक्त उसके पास अपनी कोई करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान में भारतीय नोटों पर मुहर लगाकर अपनी करेंसी के तौर पे उसे इस्तेमाल किया और 1948 के बाद पाकिस्तान ने अपनी करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट किया था। विभाजन के समय भारत के वायसराय के पास 12 घोड़े गाड़ियां थीं, जिनमें से 6 गाड़ियां सोने की जड़ी हुई थीं और 6 गाड़ियां चांदी की जड़ी हुई थीं। दोनों देशों में काफ़ी बहस होने लगी कि सोने की गाड़ियां किसे मिलेंगी। इस बात का फैसला उस समय टॉस करके किया गया था। आप सब जानते हैं कि भारत क्रिकेट की दुनिया में क्या मुकाम रखता है, और ठीक ऐसा ही हुआ, ये टॉस भी भारत ने ही जीता। 20 जून 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने यह घोषणा की कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत की आज़ादी की तारीख 3 जून 1948 को तय किया गया था, लेकिन भारत को 1947 में ही आज़ाद करना पड़ा। इसके पीछे भी अंग्रेजों की एक चाल थी। 1947 में विभाजन की वजह से जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम थे वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे अपने पूरे सामान और परिवारों के साथ, और जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे अपने सामान और परिवारों के साथ। लेकिन उस वक्त तक हिंदू और मुस्लिमों में इतनी ज़्यादा आक्रोश की भावना आ चुकी थी कि मारकाट शुरू हो चुका था और कत्लेआम सरेआम हो रहा था। ये कत्लेआम इतने बड़े पैमाने पे हो रहा था कि इसकी जिम्मेदारी ब्रिटेन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि दुनिया भर के अखबारों में हिंदुस्तान में जो कुछ भी चल रहा था वो सब कुछ छापा जा रहा था, और ब्रिटेन इस नरसंहार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। हालांकि ये सब कुछ हो उन्हीं की वजह से रहा था, लेकिन तभी रातों रात एक डिसीजन लिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि 1948 में जो आज़ादी दी जाने वाली थी उसे 1947 में ही दे दी जाए, ताकि एक आज़ाद मुल्क में जो भी नरसंहार चल रहा है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मैटर बन के रह जाए, ना कि ये ब्रिटेन के सर पे आए। वहीं दूसरी तरफ माउंटबेटन की एक गुजारिश जो कि जवाहरलाल नेहरू से की गई थी कि देश भर में ब्रिटिश फ्लैग उतार के भारतीय तिरंगा लहराने की तैयारी चल रही थी, और ब्रिटिश फ्लैग उतारते समय जश्न का माहौल ना रखा जाए, ताकि ब्रिटेन में जो भी लोग हैं और ब्रिटिशर्स जो भी भारत में मौजूद थे उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। लेकिन एक बहुत बड़ी हैरानी की बात यह थी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए, मतलब बीच की जो बाउंड्री लाइन सेट करनी थी, वो सेट करने के लिए ब्रिटेन ने
अपने यहाँ के एक वकील को बुलाया जिसका नाम रेडक्लिफ था, और इन्हें भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि ये विभाजन से कुछ हफ्ते पहले ही आए थे। और इनके किए हुए विभाजन की वजह से आज तक भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कई मुद्दों पे विवाद रहता है, क्योंकि आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब हिंदुस्तान में आ गया। सेम यही चीज कश्मीर के साथ हुई है और भी बहुत सारे प्रांतों के साथ हुई, जिसकी वजह से लड़ाई भारत और पाकिस्तान में चलती आ रही है और ये कभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रही। रेडक्लिफ के काम से ना तो इंडियन लीडर खुश थे और ना ही पाकिस्तानी लीडर खुश थे, और इनकी जमकर आलोचना हुई, जिसके कारण रेडक्लिफ की आलोचना की वजह से रेडक्लिफ नाराज हो गए और इन्हें इनके काम के 2000 पाउंड मिलने थे जो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। 14 और 15 अगस्त 1947 को दोनों देशों को आज़ाद कर दिया गया और दोनों देशों का बंटवारा हो चुका था, लेकिन रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त को पब्लिक की, यानी कि आज़ादी के कुल 2 दिन बाद। इन 2 दिनों में लोगों को ये तो पता था कि देश आज़ाद हो चुका है और देश का विभाजन हो चुका है 2 हिस्सों में। पाकिस्तानी प्रांत की तरफ जा रहे थे और हिंदुस्तान प्रांत की तरफ आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दोनों देशों में से किसी को भी नहीं पता था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में आता है और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में आता है, जिसकी वजह से लोग बेहाल होकर घूम रहे थे और लोगों के बीच में मारकाट शुरू हो गई, जल्द से जल्द अपने अपने देशों में पहुंचने के चक्कर में। और इस मारकाट ने इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार का रूप ले लिया। इवन ये तक बताया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मानव हस्तांतरण भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुआ था। अब आप बताइए कि इसे आज़ादी के रूप में देखा जाना चाहिए या एक शोक के रूप में देखा जाना चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड हियर आई रेस्ट माय वर्ड्स टिल नेक्स्ट वीडियो।